दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने दर्शकों को या भारत की जनता को 12 साल पहले अन्ना आंदोलन की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि किस तरीके से 2011-12 में अचानक अन्ना आंदोलन खड़ा हो गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर। 1942 में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के कारण गोरा अंग्रेज इस देश से चला गया। अंग्रेज चला गया लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, लूट खत्म नहीं हुई। इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई। अभी यह दूसरी क्रांति की शुरुआत है और देश के सभी लोगों ने, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे युवा युवती, स्कूल के छात्र, इन सब ने ये जो मशाल जलाई है, इस मशाल को कभी भी बुझने नहीं देना, कभी बुझने नहीं देना। दोस्तों, ये तो सही है कि सरकार तो कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की है, चाहे कोई और भी है, कि करप्शन तो हमारे देश में नस नस में है। हर नेता की जड़ में आपको करप्शन मिलेगा और आला नौकरशाहों की जड़ में आपको करप्शन मिलेगा और सबका एक ही टारगेट होता है, सत्ता और पैसा। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर देश की जनता करप्शन से तो दुखी रही है आज़ादी के बाद से ही, और अन्ना आंदोलन के रूप में जब अन्ना हजारे दूसरे गांधी के रूप में सामने आए तो पूरी देश की जनता का बांध टूट गया और वो करप्शन के अगेंस्ट पूरे देश में सड़कों पर उमड़ आई। दिल्ली में तो ये हाल था कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, रामलीला मैदान में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे उस आंदोलन की कड़ियां खुल रही हैं तो कथित तौर पर ये राज सामने आ रहे हैं, जैसे धागे खुल रहे हैं, कि मैं कथित तौर पर कह रहा हूं कि वो अन्ना आंदोलन CIA यानी अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की प्रोडक्ट थी और RSS के कंधे पर बंदूक चलाकर कांग्रेस की सरकार को पलटने का एक अभियान था। भ्रष्टाचार फूलता फैलता रहा, एक नई आशा की किरण जन्मी। अन्ना हजारे जी इस उम्र में उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक पवित्र इंसान ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। देश के हर नौजवान को अन्ना हजारे जी में एक आशा बन गई कि काश अब अन्ना जी आए हैं, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। और दोस्तों, जिस तरीके से आंदोलन चला और सबने टोपी ओढ़ ली, मैं भी अन्ना, तो भी अन्ना, यहां तक कि मैंने भी वो अन्ना की टोपी पहनी थी। और दोस्तों, मैंने ही नहीं बल्कि आज जो देश के वरिष्ठतम बहादुर पत्रकार हैं, रवीश कुमार हुए, पुण्य प्रसून कुमार हुए, और इसी कड़ी के जो 1 दर्जन पत्रकार हैं, उन्होंने भी उस आंदोलन को परवान चढ़ाने में
अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से हवा दी थी। दोस्तों, जो उस आंदोलन की पैदाइश थी वो था जन लोकपाल बिल, और वो ऐसा जन लोकपाल बिल पास होना था, आना था कि उसके बाद हर स्तर पर किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो देश में उसका नामो निशान मिट जाएगा और कोई भ्रष्टाचार कर नहीं पाएगा, कोई रिश्वत ले नहीं पाएगा, जनता की समस्याएं बचेंगी नहीं और बिना रिश्वत के काम होने लगेंगे। अभी एक लोकपाल नहीं, इस देश में पूरा परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन की एक लड़ाई, देश का जो गरीब है वो गरीब आदमी को हम कैसे न्याय दे सकेंगे, इसके बारे में सोचना है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि वो आंदोलन हर तरीके से वित्त पोषित भी था, अमेरिका और मोसाद के माध्यम से, और वो जिन सबके अपने अपने क्या कहते हैं टारगेट होते हैं। और अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि भारत जैसे विशाल देश का यदि मुखिया, प्रधानमंत्री उनकी पसंद का हो, उनकी उंगलियों पर नाचने वाला हो और इंडिया को उनके इशारों पर CIA और मोसाद के हक में नचाने वाला हो, ऐसा प्रधानमंत्री उन्हें चाहिए। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, कथित तौर पर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि मोसाद और CIA ने, यानी इजराइल और अमेरिका ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्लांट किया, और प्लांट ही नहीं किया बल्कि उनको बनाने में हर तरीके से तन मन धन से मदद की, ऐसा कथित तौर पर बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और इस बारे में मैं कुछ पोस्ट देख रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं सोहित मिश्रा, और महाराष्ट्र के बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम है अशोक वानखेड़े। उनकी भी मैंने पोस्ट देखी हैं, चर्चाएं देखी हैं, परिचर्चाएं देखी हैं, जिसमें वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मोदी जी को प्लांट करने में अमेरिका और इजराइल का हाथ था। तो दोस्तों, यदि हम बारीकी से देखें और सोचें, मोटे दिमाग से भी सोचें, तो ये किसी हद तक सही भी लगता है। वो कैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में, चुनाव प्रचार में गए अमेरिका, और उन्होंने हाउडी मोदी जैसे विशाल कार्यक्रम किए, जिसमें लाखों की तादाद में भारतीय उमड़े अमेरिका में। और उस जनसभा में डोनाल्ड ट्रंप भी आए और उनके सामने मोदी जी ने नारा लगवाया, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। Friends, we in India have connected well with President Trump. The words, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ये पहला मौका था कि किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर किसी उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार कर रहा था। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ दाल में काला है? दोस्तों, इसके अलावा ये भी आप कह सकते हैं कि उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया बुलाया गया और अहमदाबाद में फिर कार्यक्रम रखा, नमस्ते इंडिया। वहाँ भी लाखों लोग इकट्ठे हुए
और इकट्ठे भी उस दौरान हुए जब कोरोना फैल रहा था और कहा जाता है कि लाखों की तादाद में लोगों को हवाई जहाज़ों से लाना, अमेरिका से लाना, पूरे हिंदुस्तान से लाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इतने बड़े जनसैलाब की, कि जिससे कि भारत में कोरोना तेजी से फैला। दोस्तों, अब हाउडी मोदी हो गया, नमस्ते इंडिया हो गया। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री किसी अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने इतना नहीं झुका जितने कि मोदी जी। आज मोदी जी बिल्कुल लाचार हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने और नेतन्याहू के सामने। दोस्तों, नेतन्याहू को इस बात की आखिर वो क्या बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं मोदी जी का राजनीतिक भविष्य या जीवन खराब नहीं करना चाहता। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? इसका मतलब है कि उनके पास कुछ ऐसा है कि वो जब चाहें तो मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर सकते हैं। अब वो इंस्टाइन फाइल है जो सेक्स स्कैंडल की है, वो है, या कहीं और मोदी जी का हाथ दबा हुआ है, उंगली दबी हुई है, ऊपर वाला जाने। लेकिन जिस तरीके से टैरिफ 50% लगाया और फिर बाद में वो कम भी हुआ है, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन जितनी दबाव भारत पर, मोदी जी पर डोनाल्ड ट्रंप ने डाला है कि आपको आने वाले सालों में या 4 साल में या 5 साल में अमेरिका से इतने लाख करोड़ की खरीदारी करनी पड़ेगी, चाहे उसमें कृषि उत्पाद हों, चाहे लड़ाकू जहाज हों, चाहे और हथियार हों, टेक्नोलॉजी हो, या जो भी हो जो अमेरिका के पास है, और अमेरिका के घाटे को पूरा करना पड़ेगा। और मोदी जी ने आंख बंद करके उस टैरिफ प्लान को स्वीकार कर लिया, जो किसानों के भी विरुद्ध है और भारत की अर्थव्यवस्था के भी विरुद्ध है और भारत के सम्मान के भी विरुद्ध है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें तो दो राय नहीं है कि जब से इस बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने अमेरिका बुलाकर भी मोदी जी को अपमानित किया, और समय समय पर वो जब भी टीवी चैनल पर आते हैं भारत को और मोदी जी को लगातार अपमानित करते रहते हैं। दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है। फिर एक चीज़ और सामने आई, आप जानते हैं कि ईरान हमारा ऐतिहासिक और कल्चरल दोस्त है, सदियों पुराना दोस्त है। लेकिन ईरान पे अमेरिका इजराइल के हमले के पहले मोदी जी का इजराइल जाना और नेतन्याहू के गले मिलना और उसके तुरंत बाद ईरान पर हमला हो जाना, ये किस बात की गवाही देता है कि मोदी जी मोसाद और CIA के शिकंजे में हैं, और वो जिस तरीके से जहां इस्तेमाल मोदी जी का करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो इतनी बात कही है वो सारी सच के आसपास हैं, और आप जानते हैं कि जिस तरीके से भारत की जनता के जनमानस को मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए घुमाया गया था, और दर्जनों ऐसे ऐसे वादे किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। और दोस्तों, ये तो आपके सामने है कि वादे कितने पूरे हुए कितने नहीं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से
भाजपा लगातार चुनावों में जीत रही है और विपक्ष हार रहा है, कांग्रेस हार रही है, तो उसके पीछे जो चुनाव आयोग है उसको भी जो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो भाजपा के वोट बढ़ा देता है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, वो चुनावी मशीन में, मतलब वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ करके भाजपा के वोट बढ़ा देता है, तो वो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं कि मोसाद ने दी है। वो तौर तरीके जो है मोसाद ने बताए हैं कि किस तरीके से वोट बढ़ाकर वोटिंग मशीन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा भाजपा को हर बार जिताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये सारे जो मैंने मुद्दे रखे हैं, ये इशारा तो करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और मोदी जी मोसाद और CIA के इशारों पर नाचने के लिए तैयार हैं और उनके फैसलों से जिस तरीके से वो दबाव डाल रहे हैं, ये सब आपके सामने है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये तो अपने आप मुझे कमेंट्स करके बता ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।